नया IBN 7 हौसला है। तो आजकल बीजेपी अपनी सरकार की सालगिरह, पहली सालगिरह मना रही है, तो कांग्रेस इसे अच्छे दिनों की पुण्यतिथि बताने की बात कर रही है। सियासी माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे चुनावी मौसम हो। आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग में कांग्रेस की तरफ से अब प्रियंका गांधी, कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बने जाने वाली प्रियंका गांधी भी आज कूद गई। प्रियंका 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर है और यहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला। वो स्मृति जो चुनाव लड़ चुकी है उस इलाके से और 2 दिन पहले वहीं पर मौजूद थी। प्रियंका ने स्मृति ईरानी ने भी प्रियंका गांधी के जवाबों पर तीखा हमला बोला है। वहीं पीएम और राहुल गांधी के बीच की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि अब सूट बूट के जुमले के जवाब में पीएम ने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं। हालत सुधरी किसानों की 1 साल तो आप बताएंगे, किसान बताएंगे। देखिए पीछे, देखिए अपने घूम के देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, वो रायबरेली खेत देखने, किसानों से मिलने, अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में लोगों का दुख दर्द सुनने पहुंची हैं। लोगों के घरों में गई, कार में बैठी तो पहिया मिट्टी में धंस गया। कार से बाहर निकलना पड़ा और एक बार फिर पत्रकारों के सवाल उनके सामने थे। जवाब में उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि ट्रिपल IIT क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है। वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। हालांकि प्रियंका के आरोपों का मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तल्ख जवाब दिया। My only plea to Mrs. Priyanka Vadra is next time you make an allegation, do your homework first. वैसे बुधवार को केंद्र पर यह अकेला वार नहीं था। राहुल गांधी केरल की यात्रा पर गए हैं। त्रिशूर में उन्होंने रैली की, मछुआरों से मिले, बच्चों से मिले, सेल्फी खिंचवाई और केंद्र सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। In the same way that they are taking land away from farmers, they are also trying to take the sea away from fishermen. 44 लोकसभा सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस तेजी से अपनी जमीन तलाश रही है। राहुल लगातार इस सरकार को सूट बूट यानी गरीब विरोधी सरकार साबित करने में तुले हैं। उन्हें जवाब पीएम मोदी की तरफ से भी मिला। पीएम मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनावों के 1 साल बाद भी अपनी जबरदस्त हार को पचा नहीं पा रही। सवाल ये है कि आखिर 1 साल में ही कांग्रेस सरकार पर इतनी हमलावर क्यों है? क्या सच में उससे अपनी हार नहीं पच रही? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं बल्कि आज तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को तो खारिज किया ही, साथ ही ये भी कहा कि मोदी साहब तमाम यूपीए की स्कीमों को चुरा ले रहे हैं और यूपीए की स्कीमों को ही झाड़ पूछ कर अपने नाम से लागू करवा रहे हैं। We had launched many new programs, new schemes. We had put in place many new policies. We had enacted many new laws. This has led to profound social transformation and unprecedented economic growth as well. Many of our programs are now being repackaged and marketed as initiatives of the Modi government. तो एक तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से चल रहे हैं। हमारा आज का 8 बजे का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या सूट बूट का जुमला कांग्रेस की बौखलाहट को दिखाता है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमें 51818 पर SMS करें। इस डिबेट के लास्ट में इन जवाबों को भी शामिल किया जाएगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से करूंगा। परिचय कराता हूं, संबित पत्रा साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता।
राजीव रंजन जी जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं और गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। संबित पात्रा, अगर राहुल गांधी ये कहें कि ये सूट बूट की सरकार है तो उसमें गलत क्या है? कि किस बात को लेकर बीजेपी को आपत्ति होती है? नहीं, आपको देखना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस सूट बूट की सरकार और जो झुंझलाहट मोदी जी के प्रति है, ये कोई आज का नहीं है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर हुए थे तब से कांग्रेस में एक झुंझलाहट थी और इसके पीछे का कारण है कि कांग्रेस ये सह नहीं पाती है कि एक साधारण गरीब भारतीय प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे या प्रधानमंत्री बन जाए। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री केवल और केवल गांधी परिवार के लोग ही बनने चाहिए या फिर वो लोग बनने चाहिए जिनके ऊपर गांधी परिवार का आशीर्वाद हो या गांधी परिवार चाहती हो। इसके सबूत में आपने मणिशंकर अय्यर जी को भी सुना था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, उस समय मणिशंकर अय्यर ने कहा था क्या चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? अरे उसे तो चाहिए कि केटली लेकर हमारे ऑफिस में आए और यहां पर आपकी चाय बेचे। इस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की है कि साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है और आज ये सूट बूट की बात भी इसी मानसिकता का परिचायक है। जहां तक सूट बूट का सवाल है, नेहरू जी से आदरणीय सोनिया जी तक आप देख लीजिए। नेहरू जी के सूट बूट कहां जाते थे? वो लंदन जाते थे, वहां से धुलकर आते थे। सूट बूट और सिगार की सरकार थी, उनके सिगार भी बहुत ही महंगे हुआ करते थे। आप राहुल गांधी जी को आ जाइए या फिर आप राजीव गांधी जी को देख लीजिए। राजीव गांधी जी के विषय में लिखा गया है, उनके साथ दो तस्वीरें देख रहा हूं इस वक्त डॉक्टर संबित पात्रा जी। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, जिनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो किसानों के बीच खड़े हैं, जो मंडियों में जा रहे हैं, जो मछुआरों के बीच जा रहे हैं, आम किसी भी नेता की तरह, किसी भी एक हिंदुस्तानी की तरह। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गांव गरीबों से मिलने जाते हैं? ये इल्जाम जो कांग्रेस पार्टी का, इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है राहुल गांधी जी को समझने के लिए गांव जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गांव क्या होता है ये देखा भी नहीं है। जनरल बॉगी किसे कहते हैं वो जानते भी नहीं है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, उनका बचपन, उनका पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा है और ये संघर्ष करते हुए भी राजनीतिक गलियारे में आए हैं। 24 घंटे वो गरीबों के बीच ही रहते हैं, खुद ही गरीब है, उनको पता है गरीबी क्या है। उसके समझने के लिए तो इसका मतलब जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? मैं तो कह रहा हूं लगातार वो उनके बीच में रहे। मैंने नहीं कहा, मैं कहा लगातार इतने वर्षों तक वो कहां हैं? वो गरीबों के बीच में ही तो हैं वो लोग। और क्या ये विदेश वो अपने खर्चे के लिए जा रहे हैं, अपने मजे के लिए जा रहे हैं? वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अच्छी बात है, विदेश जाए, मेक इन इंडिया के लिए पैसे लेके आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पहले वर्ष में किसानों के भी, मैं आता हूं राजीव जी आपके पास, गौरव आपके पास, लेकिन वो किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते हैं? वो किसानों के आंसू पोंछते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, किसानों के केवल जाके गमछा से आंसू पोंछना नहीं महत्वपूर्ण होता है, या उनके घर में जाके उनका खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। उनके लिए कानून बनाना महत्वपूर्ण होता है जिससे कि उनका जीवन बदले। 50% जमीन से कम करके 33% जमीन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए उस पे भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये कानून किसने बनाया? किसानों के लिए इतने वर्षों तक जो ये नहीं हो पाता था कॉम्पेंसेशन, किसने दिया? प्रधानमंत्री ने दिया। अगर राजीव रंजन, आप मानेंगे इन तमाम दावों को जो संबित पात्रा बोल रहे हैं? संबित जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन परसेप्शन बड़ा सवाल है। और एक छवि तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की जो बनी है वो कॉरपोरेट परस्त सरकार की बनी है। और जिस तरह से किसानों के हित के विरुद्ध काम करने के जो आरोप लगे उसका जवाब वो नहीं दे पाए, और जनता के बीच में ये पुख्ता छवि बनी है कि सरकार किसान विरोधी है। नहीं, लेकिन राजीव जी एक चीज बताइए, क्या हिंदुस्तान को पैसा नहीं चाहिए, निवेश नहीं चाहिए, एफडीआई नहीं चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि संतुलन साधने की कला देश की अगुवाई करने वाले राजनेता के अंदर होनी चाहिए। अगर बीजिंग की यात्रा का परिणाम $22.6 बिलियन के सौदे अगर अडानी के पक्ष में है, और ऑस्ट्रेलियाई दौरे को अगर हम याद करते हैं, अडानी को स्टेट बैंक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में 5,000 करोड़ रुपए के लोन देने के नाम पर, सिर्फ वही तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ही काम हुआ उस पूरे दौरे में, और कुछ काम नहीं। हमारा ये कहना है कि जो उभर करके जो बड़ी चीजें आ रही हैं, ये चीजें आपने देखी निश्चित तौर ये पर चीजें आपको सूट करती हैं, इसलिए आपने इसको अंडरलाइन किया। बात आपको कहना चाहता हूं, 2-3 बड़े सवाल हैं। आप आए सरकार बनाने का जो आपने जनादेश लिया है, जनता से आपने कहा माइनॉरिटी सुरक्षित होंगे। आपकी सरकार के मंत्रियों के द्वारा गालियां दी जाती हैं और उसके बाद वो सरकार में बने होते हैं। जूलियो रूबेरो जैसे राष्ट्रभक्त अधिकारियों को, सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी इस देश में अल्पसंख्यकों की चिंता सता रही है।
हमारा ये कहना है कि आप रोजगार की बात करते हैं और आंतरिक सर्कुलर्स जारी हो जाते हैं कि 1 साल तक रोजगार नहीं होंगे, मंत्रालयों में नई नियुक्तियों के प्रावधान 1 वर्ष के लिए रोक दिए जाते हैं। 8% तक उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनके क्रिएशंस में कमी आई है। तो कुल मिलाकर के आप जो तमाम चीजें आप बातें कही कहना राजीव चाहते जी, हैं, लेकिन ये बात भी सच्चाई है, अभी अभी बीते 2-3 दिनों में देश के तमाम बड़े बड़े अखबारों ने सर्वे किए हैं और मोटे तौर पर देश की जनता संतुष्ट नजर आती है। सब जगह डिस्टिंक्शन आया है मोदी सरकार को। फिर आपकी जो बातें हैं वो अभी सूट नहीं करती है, ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए लगता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बड़े सवाल जिन इश्यूज को लेकर के आप आए हैं वहां कहीं ना कहीं सरकार का प्रदर्शन बहुत ही औसत है। और ये चिंता का विषय इसलिए है कि एक तरफ यूपीए सरकार की नाकामियों की वजह से आपको एक जनादेश मिला, लेकिन आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर उनसे आपका नहीं दिख रहा है। और बड़े सवालों पर दुनिया की जो स्थिति है उसमें आप बेहतर कर सकते थे। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। मैं दोनों पक्षों का जवाब दे दूं। एक तो राजीव रंजन जी ने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से ऑपोजिशन, फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन के कारण इन्होंने हिंदुस्तान के नाम को पूरे विश्व में बिगाड़ा। नंबर 1, आपने वो बहुत अनफॉर्चुनेट घटना जो कि कलकत्ता में हुआ एक नन के साथ, उसके विषय में सुना। किस प्रकार से रेप होते ही ऑपोजिशन कहने लगी कि तो आरएसएस और बीजेपी का काम है। उसके बाद कौन पकड़ाया, और पकड़ाने के बाद ये सारे चुप हो गए। दूसरा, मुंबई चर्च अटैक, आगरा चर्च अटैक, उसके बाद तुरंत ही कहने लगे कि बीजेपी और आरएसएस का काम है। कौन पकड़ाया, पकड़ाने के बाद ये चुप हो गए। मगर ये चुप होने तक पूरा हिंदुस्तान का नाम विश्व में बिगड़ चुका था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने भाइयों से कि आप अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्लीज हिंदुस्तान के नाम को बदनाम मत करिए। जाहिर तौर पर गौरव बोलना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वहां पर उनकी सरकार भी है, डिबेट इज ओपन, कोई भी कहीं पे हाथ उठाकर बीच में बोल सकता है। गौरव, थैंक यू सो मच, लेट जुड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का सूट बूट का जुमला या नरेंद्र मोदी का, सुमित जी पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा अभी तक की चर्चा के विषय में। बोलिए, आप पहले बोलिए। देखिए सुमित जी, मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास आप जीतते हैं चुनाव से पहले मैनिफेस्टो लाके और अपने भाषण से। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए चुनाव से पहले, और इनका मैनिफेस्टो खुद ये कहता था कि अधिग्रहण किसान की उसी भूमि का करेंगे जो गैर कृषि होगी, पृष्ठ 28। जैसे ही इनकी सरकार आई, जिस एक्ट को इन्होंने स्वीकृति दी थी यूपीए में, उसी को ऑर्डिनेंस के रूट से बदलने में लग गए और भूल गए कि इनके सारे वरिष्ठ नेताओं ने किसानों से क्या वादे किए थे। क्या ऐसी जल्दबाजी थी, अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। और जो इन्होंने एक्ट पारित किया उसी को आज बदल रहे हैं। किसान विरोधी छवि नहीं, ये किसान विरोधी सरकार है, ये हर कोई जान गया जी। दूसरी बात, ओलावृष्टि की वजह से फसल का बहुत नुकसान हुआ। इस केंद्र सरकार का रवैया आप देखिए, बिल्कुल दोगला। महाराष्ट्र के किसानों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज दिया, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं से 1700 गौरव, करोड़ एक मिनट संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संबित में जवाब तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते थे संबित गौरव एक मिनट, रीटा बहुगुणा जोशी जुड़ गई है मेरे साथ, कांग्रेस की नेता। रीटा जी, मेरा सवाल अभी आपसे, संबित आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा दोनों बातों का। रीटा जी, राहुल गांधी का ये कहना कि ये सूट बूट की देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी जीत के मद में हैं, उनको सच्चाई नजर नहीं आ रही, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि महंगाई जो वहां की वही है, काला धन वापस नहीं आया, किसान इतना नाराज है कि एक भी किसान संगठन आज हिंदुस्तान का मोदी जी के हक में, उनके पक्ष में, उनकी सरकार के पक्ष में नहीं खड़ा है। जहां तक उनके वादों का प्रश्न है, आप लोगों का स्वयं का मूल्यांकन है कि अभी 0 पर है। और ये बात सच कही कि अभी जो इनका नारा है, तो नहीं है इनका जो नारा हमारा है, सर्वे तो 72% नंबर दे रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल। 2004 मैंने नहीं कहा, आपने कहा ये। तो सुमित जी, 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 80% लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी कहाँ गई? उनको, उनकी सरकार का जब मूल्यांकन हुआ तो छवि आपको पता है कि कैसे क्या हुआ और यूपीए आई। देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं,
आप 500 जो है वो मीटिंग करेंगे, पब्लिक 200 रैली करेंगे, 200 जगह आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, यानी कि आप घबराए हुए हैं। सूट बूट की सरकार। संबित पात्रा हंस रहे हैं आपकी बात पे। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर रहे हैं जगह जगह जाके, कांग्रेस के तमाम नेता हंसेंगे तो ही, अभी वो हंसे भी बाद में रोएंगे, आप देखिएगा। नहीं, कांग्रेस के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस पहली बार एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था संबित जी से, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, भूमि अधिग्रहण पे किसानों से क्यों नहीं मिल सकते। अभी तक एक भी डेलीगेशन किसान का अगर प्रधानमंत्री से मिला होता तो शायद उनकी भी आंखें खुली होती कि ये जो बिल ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, किसान के खिलाफ है। गौरव, कल ही मिले किसानों से, नहीं है। कल ही दिल्ली के विज्ञान भवन में जब किसान चैनल का लॉन्च हुआ है तो वहां पे किसान मौजूद थे। गौरव, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपडेट यू। संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित, देखिए, जब सभी लोग बोल रहे थे तो मैं वाकई दिल से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था किस कदर बौखलाहट है ऑपोजिशन पार्टी में। ये स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन को बहुत सारे प्रश्नों को पूछना चाहिए, ये उनका दायित्व है, मगर मेरा ये कटिबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार की बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। इससे आप अपने आप को ही एक्सपोज कर देते हो। आप देखिए, अभी रीता जी कह रही थी कि हम बाद में रोएंगे। रीता जी, मैं बाद में रोऊं या हंसूं, ये प्रभु के हाथ में है, मगर अभी जब आपके रोने का वक्त है, तब रोने के वक्त में भी आप लोग हंस रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक विषय तो कोई नहीं हो सकता है। दूसरा, रीता जी मैं सुन रहा था, रीता जी मैं अभी मैं सोच के बोल रहा हूँ। 44 ना मैं बहुत प्यार से शांति से सुन के बोल रहा हूँ। आप प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं अच्छा प्रवक्ता हूँ, बुरा हूँ, मगर ये बाद में, ये हम कौन रोएगा बाद में, ये प्रभु के हाथ में छोड़िए। मगर 44 सीट्स लेके अभी भी आप नहीं रो रहे हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, या तो आप बोल लीजिए या मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए। नंबर 2, आप सुमित जी, अभी रीता जी कह रही थी कि बड़ा शून्य मिल गया है हम लोगों को ओपिनियन पोल में। कौन से ओपिनियन पोल में हमें शून्य मिला? मैं तमाम टेलीविजन चैनल्स के ओपिनियन पोल में जाके हिस्सा ले रहा हूं, और कोई भी चैनल में ओपिनियन पोल ऐसा नहीं है जिसमें 50 से ऊर्ध्व लोगों ने, 50% से ऊर्ध्व में लोगों ने मोदी जी की सरकार को पसंद न किया हो। 70-75% लोगों ने मोदी जी की सरकार को पसंद किया। इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मैं अहंकार में मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं लोगों के मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मोदी जी में अभी भी एक सेकंड रीता जी, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं मुझसे, आप तीनों एक तरफ हैं, इसलिए तीनों का उत्तर देना है। रीता जी, इतना बौखलाहट ठीक नहीं, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं। गौरव भाटिया भी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, गौरव भाटिया जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपने कहा एफडीआई इन मल्टी ब्रांड, एक सेकंड, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दूं मैं। कर दिया, मैं उत्तर दे दूं। एक सेकंड, क्यों लिए जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में? अरे आपका मैनिफेस्टो आपके लिए खुद ही मान्य नहीं है। चलिए, अब मैं उत्तर देता हूं। अभी गौरव जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री विदेश जाते रहते हैं और किसी के बीच नहीं जाते हैं। आप देखिए, मनमोहन सिंह जी अपने पहले वर्ष में 47 डेज तक विदेश गए और 12 कंट्री घूमे। नरेंद्र मोदी अपने पहले वर्ष में 51 डेज गए और 18 देश गए। आप बताइए 51 डेज और 47 डेज में कितना फर्क होता है। अब नरेंद्र मोदी अब नरेंद्र मोदी जी की बराबरी अगर मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए अपने विदेश टूर में, तो ये क्या हमारी गलती है? ये तो कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि क्यों मनमोहन सिंह जी को दिखाया नहीं गया, क्यों दूसरे देशों ने मनमोहन सिंह राजीव रंजन भी मेरे साथ है, वो भी बोल रहे हैं। चिंता का विषय है क्या? जी राजीव जी, संबित पात्रा, लगातार आप तीनों का एक साथ हमला कर रहे हैं। किसानों का अगर कोई दल आके प्रदेश, सबसे बड़ी बात यह है सुमित जी, क्या बुराई है? संबित जी ने अभी किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। गौरव जी, एक मिनट मुझे अपनी बात करने दीजिए। एक एक करके रीटा जी, गौरव जी, राजीव जी, रीटा जी, राजीव जी, गौरव जी, तीनों से दरख्वास्त है, पार्टी के तीनों से दरख्वास्त है। रीटा जी, पहले 30 सेकंड्स आपके, बोलिए 30 सेकंड्स। देखिए, मैं सीधे कहना चाहती हूँ, कॉर्पोरेट की सरकार है, 5% कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने घटाया, लाखों करोड़ का फायदा उनको दिया है। ये कोल की बात करते हैं, इन्होंने जो कोल ऑक्शन किया है 35 साल में उसके रिटर्न्स आएंगे, और ये ऐसा ठीक है करते हैं। राजीव रंजन, आपके 30 सेकंड। मैं इसका उत्तर दे दूं? संबित को लेकर के इतना ज्यादा संतुष्ट है, अपनी सरकार के वादों को पूरा करते हुए देख करके अगर संतुष्ट है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के इनकी सरकार ने क्या किया? ये लगातार नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात
कही गई थी, लेकिन आज उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया। किसानों को लेकर के बाकी जो आशंकाएं हैं उसका भी निराकरण नहीं हुआ। देश के अंदर आपके जो बाकी सवालों को लेकर के उन पर भी आपका रुख बहुत सकारात्मक नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण और वादा खिलाफी है। 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री ने पहना था और कहीं ना कहीं सबको ये पता चल गया, आम जनता को, कि ये सूट बूट के प्रधानमंत्री हैं, और इसी के लिए उसको छुपाने के लिए बाद में उस सूट को ऑक्शन किया गया। और आज ये सच्चाई है कि वो धरातल पे लोगों से नहीं जुड़े रह गए हैं। कॉर्पोरेट अदानी चला रहे हैं, आरएसएस का रिमोट कंट्रोल ये सरकार चला रहा है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ, मैं आराम से जवाब देता हूं। नंबर 1 मैं पहले गौरव जी से आरंभ करता हूं। इन्होंने कोई सूट की बात की और सूट बूट की सरकार कही। देखिए, ये जो सेफाई सोशलिस्ट हैं, जो सेफाई में बॉलीवुड का डांस करवाते हैं, वो कैसा होता है ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। दूसरा, तालिबान और दाऊद इब्राहिम से पैसे लेकर नेताजी का बर्थडे बनाया जाता है, वो सूट बूट के विषय में बात करते हैं। और जहां तक कॉर्पोरेट टैक्स के विषय में रीता बहुगुणा जी ने कहा, रीता जी जो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुमित जी आप प्लीज इनको रोकेंगे। सुमित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। सुमित जी, मैं तालिबान से और दाऊद इब्राहिम से पैसे लेते रहिए, बोलने दीजिए, जवाब लेना है मुझे। मैं जवाब दे दूं। रीता बहुगुणा जोशी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। कॉर्पोरेट टैक्स हमने एबॉलिश किया, उससे हिंदुस्तान केवल 900 करोड़ रुपए पर ईयर कमाता था। हमने ये देखिए गजब की बात है, मैं सबको सुनता हूं और ये मुझे बोलने नहीं देंगे। ये किस प्रकार का डिबेट है, ये किस प्रकार की बौखलाहट है? आप बताइए, मेरा फोटो लगा के रखिए, मुझे बोलने मत दीजिए, फिर केवल फोटो लगा के रखिए मेरा। फिर जनता को लाभ ना आप, मैं फोटो भिजवा दूंगा रीता जी, आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को अगर ये तय कर रखा है कि बोलने नहीं देना है, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। रीता जी, आपने किस प्रकार हिंदुस्तान के पैसे को लूटा है, ये मैं बताना चाहता था। ये बताइए, ऑपोजिशन पार्टीज में इतनी बौखलाहट हो, ये उचित नहीं है। आप लोग के बीच में नहीं बोलता, मगर जब आप लोग लगते हैं, ये किस प्रकार का शिष्टाचार है? जो बार बार बौखलाहट बोलेगा, बौखलाहट तो क्यों नहीं बोलूंगा? आप लोगों के बीच में बोल रहा था। मैं माफी चाहता हूँ संबित जी, रीटा जी, राजीव जी, मैं माफी चाहता हूँ। संबित जी, रीटा जी, गौरव जी, राजीव जी, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। आप चारों का शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पे जरूर कहना चाहेंगे, हमारा सवाल जनता से था। हमने जनता से पूछा था कि क्या सूट बूट की सरकार का जुमला कहने वाला कांग्रेस की ये बौखलाहट दिखाता है? हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं, SMS मिले हैं। 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 15% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर IBN 7 का जो दर्शक वर्ग है वो ये कह रहा है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट का दिखावा है, दिखाता है जब कांग्रेस ये कहती है कि ये सूट बूट की सरकार है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।